Students, today we are going to study lesson 5, 10 natural laws of success by Hiram W. Smith. सफलता के 10 स्वाभाविक नियम. So let's get started with this lesson. The author of this lesson is Hiram W. Smith. He is known as management guru. So about this lesson, the first part of the lesson focuses on 5 natural laws to better manage your time. अपने समय को किस तरह से मैनेज करना है, तो उसके लिए जो शुरू के जो 5 लॉज हैं जिन्हें नेचुरल लॉज कहा है वो डील करते हैं. एंड सेकेंड हाफ फोकसेस ऑन लॉज टू हेल्प यू गेन इंक्रीज फोकस ऑन योर लाइफ. अपने जीवन को किस तरह से जीना है और उस पर किस तरह से कंट्रोल होना चाहिए, हमारा नियंत्रण होना चाहिए. तो कंट्रोल ऑन योर लाइफ, ये हमारा जो है टॉपिक होगा. लास्ट जो 5 लॉज है वो उस पर डील करेंगे. सो स्टार्ट विद द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. In the very beginning of the lesson, there are 2 questions. Who is a successful person and what kind of life does he lead? Think about the successful person whom you consider the successful. ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोचिए जो आपको लगता है कि यह व्यक्ति बिल्कुल सफल है अपने जीवन में, और वह जब सफल है तो वह किस तरह का जीवन जीता है. तो कई तरह के लोग, पर्सनालिटीज़ आपके माइंड में आएंगी whom you consider as the most successful person in your life. तो यह इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है and it is one of the most interesting and personally my favorite lesson of this class 12 textbook. So let's start with the text of the lesson. I'm going to read the passage, paragraph, and then we will discuss about the new words that have occurred in this passage, and after that we will try to understand the whole text. So the first paragraph of this lesson. Natural laws like gravity are fundamental patterns of nature and life that describe things as they really are, as opposed to how we think they are or how we wish they were. Whether we agree with them or not, these laws ultimately govern our lives and operate independent of our awareness or wishes. Obeying them can help us gain control of our lives, improve our relationship, increase our personal productivity, and experience inner peace. Natural laws like gravity. ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा. तो उसी की तरह ये जो नेचुरल लॉज है, जो स्वाभाविक नियम है, जिन्हें हम प्राकृतिक नियम भी कह सकते हैं, ये हमारे जीवन के और प्रकृति के मूलभूत तरीके हैं. यानी कि जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रूव्ड है, उसी तरह से ये नेचुरल लॉज जो हैं ये भी बिल्कुल अपने आप को प्रूव्ड है और साइंटिफिक है, और ये बिल्कुल फंडामेंटल पैटर्न है आपके नेचर और लाइफ के, प्रकृति और जीवन के. दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर. ये जो रूल्स है, ये जो लॉज हैं,
ये चीज़ों को उसी तरह वर्णित करते हैं जैसे वास्तव में ये है, एज अपोज टू हाउ वी थिंक दे आर और हाउ वी विश दे वर। और ये बिल्कुल विपरीत होते हैं कि हम कई बार किसी चीज़ को लेकर सोचते हैं कि इस तरह से होना चाहिए या होना चाहिए थी जैसा कि हम चाहते हैं, तो ये बिल्कुल उसके अपोज होती है, क्योंकि ये जो भी घटना या कोई भी वस्तु या चीज जैसी वास्तविकता में है वैसा ही उसका वर्णन करती है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रूव्ड फैक्ट्स हैं। नेचुरल लॉज जो है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जैसे वो रियलिटी में होते हैं। वेयर वी एग्री विद देम और नॉट, चाहे वो मुझसे सहमत हो या न हो, दिस लॉज अल्टीमेटली गवर्न अवर लाइव्स। ये जो लॉज हैं, ये जो नियम है, ये हमारे जीवन को चलाते हैं। एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर अवेयरनेस आर विशेज, और हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं और जितने भी हम सोचते हैं ये हमारे जीवन को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। ओबेइंग देम कैन हेल्प अस गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। अगर हम इनको ओबे करें, इनको पालन करें, इनको हमारे जीवन में उतार लें, तो ये हमारी मदद कर सकते हैं टू गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। इससे हम हमारे जीवन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। जीवन हमारे एक कंट्रोल में होना चाहिए, हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, और हमारे जो आपस में जो संबंध हैं वो अच्छे हो सकते हैं। इंक्रीज आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, हमारी जो व्यक्तिगत उत्पादकता है उसमें वृद्धि हो सकती है। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और आंतरिक सुख की अनुभूति कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी आएगा, जिससे हम हर पैसेज के बाद, हर पैराग्राफ के बाद 1 या 2 पैराग्राफ होंगे, उसके जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर से हम उस पर डिस्कस भी करेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि नेचुरल लॉज क्या हैं, इनको ओबे करने से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो हमारा कंट्रोल हमारी लाइफ पर हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप, हमारे संबंध अच्छे प्रगाढ़ होते हैं, हमारी व्यक्तिगत उत्पादकता, पर्सनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, हर व्यक्ति की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। एक स्टूडेंट अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म करे, अच्छा नॉलेज हो उसको, एक टीचर अच्छे से अच्छी टीचिंग दे, एक अगर डॉक्टर है तो वो बहुत अच्छा इलाज दे, एक किसान है तो बहुत अच्छा खेती में बहुत अच्छी उपज दे। तो ये उसकी सभी की पर्सनल प्रोडक्टिविटी होती है, तो वह बढ़ती है, उसमें इंक्रीज होती है। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, मतलब और आंतरिक शांति, अंदर से पीस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नेचुरल लॉज को अगर आप वो भी करते हो तो ये 4 चीज़ें आप बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम उन लॉज को देखते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है और जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो लॉ नंबर 1 है, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम, कि आप जो है आपके जीवन को जो नियंत्रित करते हो वो समय पर नियंत्रण करके करते हो। समय पर आपने नियंत्रण कर लिया तो आपका जीवन पर भी अपना नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लॉ। कंट्रोलिंग आवर लाइव्स मीन्स कंट्रोलिंग आवर टाइम। जीवन पर नियंत्रण स्थापित करना, समय पर नियंत्रण स्थापित करना कहलाता है। एंड कंट्रोलिंग आवर टाइम मीन्स द कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन आवर लाइव्स। और समय का नियंत्रण करना क्या होता है कि जीवन में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण होना। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में सारे अच्छे इवेंट्स हो, सारी घटनाएं सब अच्छी अच्छी हो, कोई भी बुरा नहीं चाहता। तो जो अच्छा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हमारे टाइम को कंट्रोल करते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 12th में आपका नाम मेरिट लिस्ट में दिखे, ये इवेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए, घटना आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपका टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिवोट योर टाइम ऑन स्टडीज़, यू विल हैव टू अवॉइड गेम्स एक्टिविटीज़ और अदर टेलीविज़न और मोबाइल्स। ये सब चीज़ों में समय बिताने के बजाय आप आपके समय को कहाँ दोगे, पढ़ाई में दोगे।
क्योंकि आपको मेरिट में नाम देने के लिए कि इवेंट को हासिल करना है। तो आपने क्या किया, समय को कंट्रोल किया है, टाइम को कंट्रोल किया है। और जब आपने टाइम को कंट्रोल किया है तो आपके लाइफ आपके कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा लगना है, मेरिट में भी हो सकता है नाम आए, तो ये आपकी लाइफ में भी कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोलिंग अवर लाइफ मीन्स कंट्रोलिंग अवर टाइम, एंड कंट्रोलिंग अवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑफ अवर लाइव्स। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट। तब जैसे ही टाइम को कंट्रोल करने की बात आई तो हमारे दिमाग में आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल। जबकि आपको सोचना किसके बारे में चाहिए, इवेंट, घटना प्रबंधन, घटना पर नियंत्रण के बारे में। जितने भी इवेंट हमारे लाइफ में हो उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। टू ऑफन वी थिंक टाइम मैनेजमेंट हैज समथिंग टू डू विथ आवर वॉचेस। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि समय का प्रबंधन का सारा लेना देना जो है हमारी घड़ियों से है, कि हमारी घड़ी से ही सारा प्रबंधन होता है। द ओनली थिंग वॉच टेल्स यू इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई। सिर्फ एक ही चीज हमारी घड़ी बताती है, और वह यह बताती है कि सूर्य को आसमान में एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने में कितना समय लगता है। दैट्स एन इवेंट ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। और यही तो एक घटना है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। द रियल इश्यू इज, खास मुद्दे की बात यह है, व्हाट इवेंट्स कैन आई कंट्रोल। तो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसी कौन सी घटना है जिस पर मैं नियंत्रण कर सकता हूं। तो उन इवेंट्स के बारे में हमें सोचना है जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। सनराइज से लेकर सनसेट हम इसको कभी चेंज नहीं कर सकते, तो हमें वही काम करना है, वही उन्हीं घटनाओं के लिए कार्य करना है जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल हो सके। फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑफ आवर लाइव्स मेक्स ऑल द डिफरेंस। जब हम हमारे घटनाओं पर नियंत्रण करने पर हमारा ध्यान लगा देते हैं, फोकस करते हैं, तो इससे हमारा जीवन बदल जाता है, बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो, सभी अच्छी अच्छी घटनाएं हों, तो हमारे काम वैसे ही होना चाहिए। हमारा टाइम, हम उस इवेंट को लाने के लिए हमारा सारा फोकस उस पर होना चाहिए। और जब हम इस तरह से काम करेंगे, उस इवेंट के लिए काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम हमारी लाइफ में ज़रूर सफलता हासिल करेंगे, अपनी लाइफ पर कंट्रोल हासिल करेंगे। तो ये लॉ नंबर 1 था। अब हम इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऊपर नीचे हैं कुछ, लेकिन इससे रिलेटेड जो तो क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक स्टार्ट में ले लिए हैं। आप उसको नोट करते चलेंगे। जो हमने फर्स्ट 2 पैसेजेस पढ़े हैं, जो पैराग्राफ्स पढ़े हैं, उन पर जो क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं उसी पर हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस। हमें आंतरिक सुख की अनुभूति कब होती है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था, वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी एक्सपीरियंस इनर पीस, वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। जब हम इन 10 प्राकृतिक नियमों का, सफलता के जो नियम बताए हैं, उनका जब हम ओबे करते हैं, पालन करते हैं, अपनी लाइफ में उतारते हैं, तब हमें अंदर से बिल्कुल सुख का एहसास होता है। हमारा मन अंदर से शांत रहता है। सो वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे द 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको लर्न कर ही लेना है। व्हाट आर नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज क्या हैं, प्राकृतिक नियम क्या हैं, एंड हाउ डू दे अफेक्ट अवर लाइव्स, और ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। द आंसर इज, द नेचुरल लॉज आर द फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। ये सबसे पहली इंट्रोडक्टरी लाइन थी हमारे
लेसन की कि नेचुरल लॉज क्या हैं, हमारे जीवन और प्रकृति के मूलभूत जीवन जीने के तरीके हैं, फंडामेंटल पैटर्न हैं। फिर बाय ओबेइंग देम, इनका पालन करके वी कैन गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, हम अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, अपने संबंधों में सुधार ला सकते हैं, अपने संबंधों को प्रगाढ़ बना सकते हैं। इंक्रीज आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, व्यक्तिगत उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और आंतरिक शांति की या सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो हाउ डू दे अफेक्ट अवर लाइव्स, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगी? तो 4 तरह से। कौन कौन से? गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, जीवन पर नियंत्रण हासिल करके। इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, संबंधों को प्रगाढ़ या अच्छा बना के। इंक्रीज आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, और व्यक्तिगत उत्पादकता, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना, अच्छा से अच्छा पढ़ना, अच्छा समझदार बनना, तो उसमें आपकी व्यक्तिगत उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, तो ये 4 चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे लर्न इट बाय हार्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल। ये दोनों फ्रेजेस आए थे, टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल। हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, अब इसके बारे में ये क्वेश्चन भी है कि अब डिस्टिंग्विश कीजिए, मतलब अंतर बताइए कि समय प्रबंधन और घटना नियंत्रण में क्या अंतर है। हमने पढ़ा था इसको अच्छी तरह से, तो वही इसका आंसर आएगा। देखिए, वी कंट्रोल आवर लाइव्स बाय कंट्रोलिंग आवर टाइम, हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं समय को नियंत्रित करके। लाइव्स यानी जीवन, जीवन को नियंत्रित करते हैं समय को नियंत्रित, समय को नियंत्रण कर ले तो जीवन नियंत्रण हो जाता है। एंड कंट्रोलिंग आवर लाइव्स मीन्स कंट्रोलिंग आवर टाइम, और जीवन पर नियंत्रण करने का अर्थ है कि हमने समय पर कंट्रोल कर लिया। एंड कंट्रोलिंग आवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन आवर लाइव्स, और समय पर नियंत्रण करने का अर्थ है कि हमने अपने जीवन में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण कर लिया। देयरफॉर इवेंट कंट्रोल इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए घटना नियंत्रण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फार मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लॉ नंबर 2 और 3 पर चलते हैं। लॉ नंबर 2, योर गवर्निंग वैल्यूज आर फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। अब ये गवर्निंग वैल्यूज़ क्या है, अब इसका आप हिंदी करेंगे तो थोड़ा एकदम अच्छा नहीं लगता है। गवर्निंग वैल्यूज़, वैल्यूज़ मतलब हमारे जीवन में कुछ ऐसे मूल्य होते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती है जो हमें चलाती है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना जीवन जीते हैं, यानी कि ये एक तरह से हमको बनाती हैं ये गवर्निंग वैल्यूज़। तो यही गवर्निंग वैल्यूज़, ये जो हमारे जीवन के जो मूल्य होते हैं जो हमें चलाते हैं, ये क्या है? फाउंडेशन है, नींव है हमारे व्यक्तिगत सफलता और पूर्णता की भावना का। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। योर गवर्निंग वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। Each of us lives according to a unique set of governing values. These values are the things that are the most important to you. They are represented by clearest answer you can give to these questions. What are the highest priorities in my life? And of these priorities, which do I most which do I value most? Even though our governing values are our highest priorities, there often exists a gap between these ideals and our present realities. Our performance relating to those values is never perfect.
But as we improve, we bring together what we do and what we value. इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो गवर्निंग वैल्यूज़ है, जो मूल्य हैं, वो हमारे व्यक्तिगत सफलता और अंदर से जो पूर्णता की, फुलफिलमेंट की जो भावना आती है, उसकी नींव होती है। आप कब अपने आप में परिपूर्ण महसूस करेंगे और अपने आप सफलता को अनुभव करेंगे कि आप सफल हैं, तो वो आपकी गवर्निंग वैल्यूज़ ही उसकी नींव होती है। हम में से हर व्यक्ति, ईच ऑफ अस लिव्स अकॉर्डिंग टू ए यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज़। हम में से हर व्यक्ति अपने अपनी गवर्निंग वैल्यूज़ के एक सेट के अनुसार जीता है। एक सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होती है, उसके अनुसार ही हर व्यक्ति जीता है। These values are the things that are the most important to you. और यही वैल्यूज़ होती है जो कि आपके लिए बहुत अधिक मायने रखती है, बहुत अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। They are represented by the clearest answer you can give to these questions. और ये अभिव्यक्त होती हैं अगर आप बिल्कुल स्पष्ट जवाब देंगे इन प्रश्नों का, जो आपसे यदि आप इन प्रश्नों का जवाब दे सके हो तो। यानी कि अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी क्या गवर्निंग वैल्यूज़ हैं, तो अगर आप इन प्रश्नों का जवाब देते हैं, अगर आप वो स्पष्ट जवाब देते हैं, तो आप आपके गवर्निंग वैल्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ इन माई लाइफ? कि मेरे जीवन की सबसे ऊंची या सबसे बड़ी प्राथमिकता कौन सी है? कि मेरे जीवन में सबसे पहला काम अगर कोई होना चाहिए तो यही होना चाहिए। तो कई तरह की प्राथमिकताएं आएगी कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो बनना है। तो एंड ऑफ दिस प्रायोरिटीज़, और ये जितनी भी प्राथमिकताएं हैं, विच डू आई वैल्यू मोस्ट, उन प्राथमिकताओं में से मैं किस प्राथमिकता को सबसे अधिक महत्व देता हूँ। समझो अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके जीवन की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी प्राथमिकता कौन सी है, तो आपके मन में बहुत सारी बातें आएगी कि मुझे कोई कहेगा मुझे यूपीएससी करना है, कोई कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कोई कहेगा कि मैं मेरे परिवार को भी संभालना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा का भी काम करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएगी। तो उनमें से सबसे बड़ी प्राथमिकता कौन सी है आपको, जिसको आप सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो, वही आपकी गवर्निंग वैल्यूज़ होगी। इवन दो आवर गवर्निंग वैल्यूज़ आर आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़, यद्यपि हमारी जो गवर्निंग वैल्यूज़ वही होती है जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होती है, जीवन की प्रायोरिटीज़ होती है, देयर ऑफन एग्जिस्ट गैप बिटवीन दीज आइडियल्स एंड आवर प्रेजेंट रियलिटीज़। तो अक्सर एक गैप होता है, एक दूरी होती है हमारे उस उच्च आदर्श में और हमारी वर्तमान वास्तविकता में। आपने सोच लिया है कि मुझे बहुत अच्छा एक बड़ा डॉक्टर बनना है, लेकिन हो सकता है कि आपकी वर्तमान वास्तविकता अलग हो, आपका आदर्श तो ऊंचा है, तो जो आइडियल है हमारा और जो अभी प्रेजेंट रियलिटी है, उसके बीच में एक गैप होता है। आवर परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू दोज वैल्यूज़ इज़ नेवर परफेक्ट। तो हमारी जो वैल्यूज़ होती है उसको हासिल करने के लिए हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है। हम उतनी अच्छी मेहनत नहीं करते हैं उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए, उस आइडियल को हासिल करने के लिए। बट एज वी इम्प्रूव वी ब्रिंग टुगेदर। लेकिन जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, कोशिश करते हैं, हम उस गैप को, उन दोनों चीज़ों को साथ में लाने लगते हैं। व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू, जो कुछ भी हम करते हैं और जिसको हम महत्व देते हैं, तो हमारी कथनी और करनी, हमारी सोच और हमारे कार्य में जो अंतर है, वह अंतर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया हो कि गवर्निंग वैल्यूज़ क्या है। गवर्निंग वैल्यूज़ वही है जो हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम जो हमारे लिए जीवन का जो हम आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, वही हमारी उसके लिए जो हम काम करते हैं वो हमारी गवर्निंग वैल्यू है। और कई बार ये इसमें गैप आ जाता है कि हम चाहते कुछ हैं, लेकिन हमारी वर्तमान परिस्थितियाँ जो है, प्रेजेंट रियलिटीज़ है, वो हमें अलाउ नहीं करती है।
लेकिन हम जैसे जैसे धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये जो गैप है वो कम होगा और उन दोनों चीज़ों को हम साथ में लाएंगे जो हम करना हमारे जीवन में चाहते हैं। तो ये लॉ नंबर 2 है, योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। नाउ थर्ड पैसेज, when your daily activities reflect your governing values, you experience inner peace. Once you identify your governing values, you must do something about them. Your values must find expression as measurable and achievable long range and intermediate goals, which can then be translated into daily tasks that will move you toward their achievement. As you concentrate your time and energy on achieving tasks that have real meaning in your life, you become more productive and achieve inner peace, a sense of fulfillment and unity. लॉ नंबर 3 कहता है कि जब आपकी दैनिक गतिविधियां, डेली एक्टिविटीज आपकी गवर्निंग वैल्यू को प्रकट करती है, यानी कि अगर आपने जो सोचा है काम करने का, उसके रिगार्डिंग अगर आप आपकी डेली एक्टिविटीज़ रखते हो, दिनचर्या रखते हो, तो आपको आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। एक पहला क्वेश्चन आया था, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस, तो हमने उसका आंसर लिखा था, वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। वो भी सही है। और एक उसका आंसर ये भी बन सकता है, व्हेन योर डेली एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट्स योर गवर्निंग वैल्यूज़, कि जब आपकी दैनिक गतिविधियाँ जो है आपकी गवर्निंग वैल्यूज़ आपके मूल्यों को अभिव्यक्त करती है, तो आपको आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। सपोज आपने सोचा है कि मैं इस बार जो है मेरिट हासिल करूँगा, अच्छे नंबर हासिल करूँगा, एक अच्छा स्टूडेंट बनूँगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली रोज़ पढ़ाई करते हैं, सारा टाइम उस पर देते हैं, डिवोट करते हैं, तो आपकी जो डेली एक्टिविटी है पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा जाएगी, तो ये आपकी गवर्निंग वैल्यू बताएगी कि आपकी गवर्निंग वैल्यू क्या होगी, स्टडी। तो जब आप उसको हासिल कर लेते हो, पढ़ाई से आप कुछ सीख जाते हो, अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हो, तो आपको डेफिनेटली इनर पीस यानी आंतरिक सुख की या शांति की अनुभूति होगी। वंस यू आइडेंटिफाई योर गवर्निंग वैल्यूज़, और एक बार अगर आपने अपनी गवर्निंग वैल्यूज़ को पहचान लिया, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट देम, तो निश्चित तौर पर तुम्हें कुछ ना कुछ उसके बारे में करना चाहिए। हमें पता चल गया कि हमारी गवर्निंग वैल्यूज़ क्या है, तो हमें उसके बारे में, उसके संबंध में कुछ ना कुछ करना चाहिए। योर वैल्यू मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन, तो ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये अभिव्यक्त होना चाहिए। कैसे? एज मेजरेबल एंड अचीवेबल लॉन्ग रेंज एंड इंटरमीडिएट गोल्स। हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं। तो गोल भी दो तरह के होते हैं, कि लॉन्ग रेंज है कि इंटरमीडिएट। लॉन्ग रेंज गोल आपका वो होगा जो आपने जीवन में तय किया है कि मुझे काम करना है या बनना है, वो आपका टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट है, अंतिम लक्ष्य है। लेकिन उसको हासिल करने के लिए कई छोटे छोटे लक्ष्य को आपको प्राप्त करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, if you want to get place in merit of your board examination, this is your long range goal. But for this you will have to achieve so many intermediate goals. You will have to perform in quarterly, half yearly and pre-board examination. तो आपको ये छोटे छोटे गोल भी आपको सक्सेसफुली हासिल करना पड़ेंगे। तो आपकी जो वैल्यू है, आप वो मेज़रेबल होना चाहिए। उसको आपको आप आपके टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये कैसे पता करेगा? तो मेज़र कैसे कर सकते हो कि आप छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करते चलें, उनको हासिल करते चलेंगे, तो धीरे धीरे जो है आपका जो लॉन्ग रेंज जो अल्टीमेट टारगेट है, जो गोल है, वो भी हासिल हो जाएगा। विच कैन देन बी ट्रांसलेटेड इनटू डेली टास्क दैट विल मूव यू टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट, जो कि आप जो दैनिक जीवन में जो काम करते हो, धीरे धीरे जो है आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। एज यू कंसंट्रेट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अचीविंग टास्क, और जब आप पूरा ध्यान लगा देते हो, पूरी समय और अपनी ऊर्जा
उन कार्य को पूर्ण करने में लगा देते हो, दैट हैव रियल मीनिंग इन योर लाइफ, और इसी से आपका जीवन सार्थक हो जाता है। यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, आप बहुत ज़्यादा उत्पादक हो जाते हैं। एंड अचीव इनर पीस, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अंदर से पूर्णता की भावना और अंदर से जो है शांति या सुख का एहसास होता है। तो ये लॉ नंबर 2 और 3 था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। व्हाट आर आवर गवर्निंग वैल्यूज़, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आवर गवर्निंग वैल्यूज़, हमारी गवर्निंग वैल्यूज़ क्या है और हम उन्हें किस तरह से चिन्हित कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है अक्सर। आवर गवर्निंग वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन ऑफ आवर पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट, हमारी व्यक्तिगत सफलता और पूर्णता की भावना की ये नींव होती है गवर्निंग वैल्यूज़। वी कैन आइडेंटिफाई, हम उनको चिन्हित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ ऑफ आवर लाइफ्स। हमने अभी पढ़ा कि हम हमारे जीवन की उच्च प्राथमिकताओं को पहचान कर उन्हें चिन्हित कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अब लॉ नंबर 4 इसको देखते हैं। टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल यू मस्ट लीव योर comfort zone. External or physical comfort zones are easy to understand, but they are by no means the only type of comfort zones we have. Sometimes we develop mental, emotional, social, or psychological comfort zones. These can be more difficult to live than our physical comfort zones. Living our comfort zones requires efforts and commitment. Law number 4 deals with the definition of comfort zone. What is a comfort zone? तो यहाँ पर इसमें दिया है टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, किसी भी हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन यानी आराम के क्षेत्र को छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन क्या होते हैं? जिसमें हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं। तो अगर आप किसी लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको आपके कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। भौतिक या बाहरी जितने भी कंफर्ट जोन होते हैं उनको समझना बड़ा आसान है। जैसे अगर आपको अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं एग्ज़ाम में तो आप क्या करेंगे कि घूमना फिरना, सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होना थोड़ा सा कम करेंगे, एंटरटेनमेंट कम करेंगे और स्टडीज़ पर आप ज़्यादा टाइम फोकस करेंगे। तो ये फिज़िकल और एक्सटर्नल कंफर्ट जोन में समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। बट दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन्स वी हैव। लेकिन सिर्फ यही कंफर्ट जोन्स नहीं होते हैं। समटाइम्स वी डेवलप मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स। कई बार हम जो है मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कंफर्ट जोन भी डेवलप कर लेते हैं। कैसे? मेंटल कंफर्ट जोन मतलब आपकी मनोस्थिति वैसी नहीं है, आप तैयार नहीं हैं। इमोशनल, आप बहुत भावुक हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। या फिर सोशल में यह हो गया कि आपके आसपास की सोसाइटी आपको उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, आपके सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं हैं। साइकोलॉजिकल, कई तरह की बहुत सारी चीज़ें, मनोवैज्ञानिक चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये भी कुछ कंफर्ट जोन से उनसे हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल कंफर्ट जोन किसे बोलेंगे?
बहुत सारी सेरेमनीज़ होती हैं, फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं, शादियां होती है, अगर आपने उसको अवॉइड करने की हिम्मत होना चाहिए। तो ये इस तरह का कुछ कंफर्ट जोन्स होते हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन को तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सरल होता है। देयर कैन बी मच मोर डिफ़िकल्ट टू लिव देन अवर फिजिकल कंफर्ट जोन। इसलिए बहुत मुश्किल ये जो ऊपर जो 4-5 प्रकार के जो कंफर्ट जोन बताए हैं, इनको छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है बजाय के फिजिकल कंफर्ट जोन के। लिविंग अवर कंफर्ट जोन रिक्वायर्स एफर्ट एंड कमिटमेंट। इन कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए हमें आवश्यकता होती है प्रयास की, एफर्ट्स की और कमिटमेंट और दृढ़ निश्चय की। क्योंकि अगर आपको कुछ सपोज़ अच्छा रिजल्ट हासिल करना है तो आपको कोशिश करना पड़ेगी कि चाहे ठंड हो या कैसा भी हो, सुबह जल्दी उठना है। तो और फिर बहुत अभ्यास करना है, तो ये आपका एफर्ट हो गया, ये कमिटमेंट हो गया कि मुझे कम से कम एटलीस्ट 8 आवर्स अपनी स्टडीज़ को स्पेंड करना है। तो ये आपने कंफर्ट जोन छोड़ दिया, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट देना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पित रहना पड़ेगा। तो लॉ नंबर 4 हो गया, टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन। आपको आपके आराम के क्षेत्र जो है छोड़ना पड़ते हैं। लॉ नंबर 5, डेली प्लानिंग लीवरेज टाइम थ्रू इंक्रीज फोकस। Investing a little time in certain activities can free up time throughout the rest of the day. A daily planning session can act as a time level. The cost is small, only 10 to 15 minutes a day, but you will enjoy many benefits all day long, such as clearly defined tasks. With deadlines, increase focus on more important tasks, less time spent between projects, and a greater sense of accomplishment at the end of the day. लॉ नंबर 5 कहता है कि अगर आप दैनिक योजनाएं बनाते हैं, डेली प्लानिंग करते हैं, तो इससे लिवरेज टाइम, बहुत सारा समय मिलता है बड़े हुए ध्यान या फोकस के साथ। इंक्रीज फोकस मतलब आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हो अपने कार्य पर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लानिंग करना पड़ेगी, योजना बनाना पड़ेगी, डेली प्लानिंग। अब डेली प्लानिंग के लिए क्या है, इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टन एक्टिविटीज़, थोड़ा सा समय देना है आपको, इन्वेस्ट करना है कुछ एक्टिविटीज़ पर, कैन फ्री अप टाइम, वो आपका समय बचा सकता है थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे। बचे हुए दिन का जो समय है उसमें आपको बहुत सारा समय मिल पाता है। आप बोलते हैं कि मुझे सर टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपने उसको प्लान नहीं किया। आपके दिन में आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज़ नो डेली प्लानिंग। सो डेली यहाँ पर आपकी एक प्लानिंग होना चाहिए पर डे के लिए। और डेली प्लानिंग सेशन कैन एक्ट एज अ टाइम लेवल, इसलिए डेली प्लानिंग का जो सत्र है, ये जो सेशन है, ये एक टाइम लेवल के रूप में कार्य करता है। द कॉस्ट इज स्मॉल, और इसकी कीमत बहुत छोटी है, ओनली 10 to 15 मिनट्स अ डे। सिर्फ 10 से 15 मिनट एक दिन में आप दे दीजिए कि आप इस दिन को कैसे बिताएंगे, क्या क्या काम आपको करना है, और आप उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। बट यू विल एन्जॉय मैनी बेनिफिट्स ऑल डे लॉन्ग। और 10-15 मिनट आप थोड़ा सा समय देकर पूरे दिन आप बहुत सारे बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ की, अगर आपने प्लानिंग उसमें कर लिया तो। सच एज, अब वो कैसे हो सकते हैं आपके बेनिफिट? क्लियरली डिफाइंड टास्क, आप आपके कामों को बिल्कुल डिफाइन कर दीजिए कि क्या क्या करना है। विद डेडलाइंस, डेडलाइंस मतलब उसमें समय सीमा बांध दीजिए कि ये काम इतनी बजे तक मैं कर लूँगा। इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट टास्क, अब टास्क तो बहुत सारे होते हैं, काम तो बहुत सारे होते हैं, अब हमें उसमें देखना है कि उस सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन से है, तो उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान उन कामों पर देना है जो कि हमको इम्पॉर्टेंट लगते हैं। एंड लेस टाइम स्पेंड बिटवीन प्रोजेक्ट्स, और कम समय जो है दूसरे प्रोजेक्ट में देना है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और आखिर में क्या होगा? एंड अ ग्रेटर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के आखिर में आपको एक बहुत अच्छी अकम्पलिशमेंट, मतलब आप एक सक्सेसफुल हो गए हो, एक पूर्णता की भावना जो है आपके मन में आ जाएगी। यू विल फील पीस इन योर माइंड,
आपको मन में जो है आपकी शांति रहेगी कि एक मैंने जो काम सोचा था वो सारे काम आज कर लिए हैं, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी नींद आएगी। सो यू मस्ट इन्वेस्ट 10 to 15 minutes फॉर ऑन प्रिपेयरिंग अवर डेली प्लान। हमें डेली प्लानिंग करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए कि कौन कौन से टास्क इम्पोर्टेंट हैं और कौन से लेस इम्पोर्टेंट हैं। हमारा सारा फोकस जो है इम्पोर्टेंट टास्क पर होना चाहिए, महत्वपूर्ण कामों पर पहले होना चाहिए, जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको बाद में करना चाहिए। तो ये लॉ नंबर 5 था। अब हम लॉ नंबर 4 और 5 पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को। ये एक 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंफर्ट जोन्स। कंफर्ट जोन्स क्या है? कंफर्ट जोन्स आर द सिचुएशंस। कंफर्ट जोन्स वो परिस्थितियां हैं, वो सिचुएशंस है इन विच वी फील रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, जिसमें हमें बड़ा रिलैक्स लगता है और कंफर्टेबल लगता है, आराम से। ये कंफर्ट जोन है। हाउ कैन वी फ्री अप टाइम। हम समय कैसे बचा सकते हैं? वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग। अगर आप डेली प्लानिंग करते हैं, इट विल लिवरेज मोर टाइम इन द रेस्ट ऑफ द डे। ये हमने पढ़ा था कि हम अपना समय बचा सकते हैं अगर आपने डेली प्लानिंग दैनिक योजना बनाई है तो। फिर इसी में जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10, वाई शुड वी लिव अवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ। हमें ये आराम के क्षेत्र क्यों छोड़ना चाहिए और कैसे? तो ये कंफर्ट जोन्स हम कैसे छोड़ सकते हैं और क्यों छोड़ना चाहिए? वी शुड लिव अवर कंफर्ट जोन्स टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल। हमें हमारे कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए किसी महत्वपूर्ण गोल को या उद्देश्य या लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अगर आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है अपने जीवन का, तो आपको अपने आराम के क्षेत्र को छोड़ना होगा। वी कैन लिव देम। अब इनको छोड़ना आसान भी नहीं है, तो हम इन्हें छोड़ सकते हैं बाय मेकिंग एफर्ट एंड कमिटमेंट। ये लाइन आई थी कि हम अपनी कोशिश से, एफर्ट यानी प्रयास से, और कमिटमेंट यानी दृढ़ संकल्प से इन कंफर्ट जोन्स को छोड़ सकते हैं। तो ये लेसन पूरा हुआ अपना आधा, फर्स्ट 5 लॉज विद देयर क्वेश्चन आंसर्स, एंड द रेस्ट ऑफ द 5 लॉज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आप सभी क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी कर लीजिए। मैंने इन सभी क्वेश्चंस को जो भी उस पैसेज या पैराग्राफ से थे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट इट वाज नेसेसरी कि जो पैसेज हमने पढ़ा है, जो पैराग्राफ पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने पहले ले लिया है, साथ के साथ हम लिखते जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सा लैंग्वेज आपके लिए इसकी इस लेसन की नहीं हो सकती है। देयर आर सो मेनी न्यू वर्ड्स, सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, देन सो आप जो है इसको बार बार 1-2 बार और वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यूट्यूब पर यह अवेलेबल है। अगर आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स आप नोट करते चलें फेयर कॉपीज़ में। जब भी स्कूल खुलते हैं हम उन सभी आपकी फेयर कॉपीज़ को चेक करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच and have a good day.